प्रश्न 7 अभिकर्ता के प्राधिकार पर लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। उत्तर अभिकर्ता के प्राधिकार अभिकर्ता का वह अधिकार है जिसके द्वारा ये प्रदर्शित होता है कि मालिक कहाँ तक उससे बाध्य है। प्राधिकार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। 1. वास्तविक प्राधिकार एक्चुअल अथॉरिटी। अभिकर्ता का यह अधिकार सबसे सामान्य ढंग का है जिसके द्वारा मालिक अभिकर्ता को अपनी ओर से संविदा करने का प्राधिकार देता है। संविदा अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार अभिकर्ता का प्राधिकार यह अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से हो सकता है। अभिव्यक्त प्राधिकार एक्सप्रेस अथॉरिटी। मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया गया प्राधिकार अभिव्यक्त कहलाता है। ये सम्यक रूप से कोई दस्तावेज निष्पादित करके भी दिया जा सकता है और मात्र लिखित में भी हो सकता है। विवक्षित प्राधिकार इम्प्लाइड अथॉरिटी। विवक्षित प्राधिकार न तो मौखिक रूप से दिया जाता है और न लिखित रूप से। इसका अनुमान प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है अथवा नहीं, इसकी कसौटी यह है कि वह प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। यदि कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार के भीतर संव्यवहार करता है तो उसे विधिमान्य समझा जाएगा, चाहे वह मालिक के लिए फायदाप्रद हो या नहीं। विक्रय के प्राधिकार में विक्रय की शर्तों को निर्धारित करने का विवक्षित प्राधिकार होता है, लेकिन वस्तुओं के क्रय के प्राधिकार में उनके विक्रय का विवक्षित प्राधिकार नहीं होता है। 2. दृश्यमान प्राधिकार ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। यह अभिकर्ता का वह अधिकार होता है जो अन्य लोगों को दिखाई देता है या उन्हें प्रतीत होता है। यदि मालिक अपने शब्दों या आचरण द्वारा ऐसा निष्कर्ष प्रकट करता है कि अभिकर्ता को अधिकार दिया गया है जबकि वास्तव में ऐसा प्राधिकार दिया नहीं जाता है तथा अभिकर्ता तीसरे पक्षकार से संविदा करता है तो मालिक बाध्य होगा तथा ऐसा प्राधिकार दृश्यमान प्राधिकार कहलाता है। 3. आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 189 के प्रावधानों के अनुसार अभिकर्ता को आपात में ये प्राधिकार है कि हानि से वह अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामलों में वैसी ही परिस्थितियों में करता है। उदाहरण इलस्ट्रेशन, जहां किसी समय और स्थान पर मालिक की वस्तुओं का विक्रय किया जाना हो लेकिन यदि वे शीघ्र नष्ट होने वाली हों तो अभिकर्ता को यह प्राधिकार होगा कि वह उन्हें कहीं बेच दें। जहां अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ता है वह एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। धारा 227 में उपबंधित किया गया है कि जब कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार से परे कोई कार्य करता है और यदि उस कार्य को उस कार्य से पृथक किया जा सकता है जो उसने अपने प्राधिकार के भीतर किया है तो मालिक केवल उस कार्य के लिए ही उत्तरदायी होगा जो कि प्राधिकार के भीतर किया गया है, और यदि उस कार्य को पृथक नहीं किया जा सकता है तो ऐसी दशा में मालिक उस संपूर्ण संव्यवहार को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है। अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का प्रभाव इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। धारा 238 में उल्लिखित किया गया है कि जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार के भीतर कार्य करते हुए कपट या दुर्व्यपदेशन करता है तब मालिक उसके लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात अभिकरण के कारोबार में अभिकर्ता द्वारा किए गए कपट या दुर्व्यपदेशन का वही प्रभाव होता है मानो ऐसा कपट या दुर्व्यपदेशन स्वयं मालिक द्वारा किया गया है। दृष्टांत क, जो माल के विक्रय के लिए ख का अभिकर्ता है एक दुर्व्यपदेशन द्वारा जिसे करने के लिए वह ख द्वारा प्राधिकृत नहीं था, ग को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहां तक कि ख और ग के बीच का संबंध है, संविदा ग के विकल्प पर शून्यकरणीय है। प्रश्न 7 ब, अभिकर्ता के कार्यों के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति मालिक के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। कब मालिक अभिकर्ता द्वारा किए गए कपट के लिए उत्तरदायी होगा? एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट। When the principal is liable for the fraud committed by his agent। उत्तर अभिकर्ता के कार्यों के लिए तृतीय पक्ष के प्रति मालिक का उत्तरदायित्व लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट। व्यापार के विस्तार तथा उसमें व्यस्तता के कारण मालिक के लिए यह असंभव है कि वह सारा कार्य स्वयं संभाल सके। अपने व्यापार के सुचारू संचालन के लिए वह अपनी ओर से कार्य करने के लिए कतिपय व्यक्तियों को नियोजित करता है। वे व्यक्ति अभिकर्ता कहलाते हैं। अभिकर्ता अपने मालिक के लिए एवं मालिक की ओर से कार्य करते हैं। उनसे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि पर व्यक्ति अभिकर्ता पर विश्वास कर लेते हैं और उतना ही विश्वास करते हैं जितना मालिक पर किया जाता है। इस विश्वास का एक मुख्य कारण ये भी है कि अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य मालिक द्वारा किया गया कार्य समझा जाता है और स्वयं मालिक ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हीं सब के संबंध में आवश्यक व्यवस्था भारतीय संविदा अधिनियम में की गई है। एक धारा 226 में यह प्रावधान किया गया है कि अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्य मालिक द्वारा किए गए कार्य माने जाते हैं। मालिक अपने अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके परिणामों से आबद्ध होता है। उदाहरण इलस्ट्रेशन, ख का अभिकर्ता क जिसे उसकी ओर से धन प्राप्त करने का अधिकार है, ग से ख को शोध्य कुछ धनराशि प्राप्त करता है। उक्त धन ख को देने की बाध्यता से ग उन्मोचित हो जाता है। लेकिन मालिक अपने अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के लिए तभी उत्तरदायी होता है जबकि अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य किया हो। यदि अभिकर्ता अपने प्राधिकार से परे कार्य करता है तो मालिक उसके लिए आबद्ध नहीं होता। 2. जहां कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार से परे कार्य कर लेता है वहां मालिक के दायित्व के संबंध में आवश्यक व्यवस्था धारा 227 एवं 228 में की गई है।
संविदा अधिनियम की धारा 227 के अनुसार जब कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार से परे बियॉन्ड दी अथॉरिटी कोई कार्य कर लेता है और उसके इस कार्य को उस कार्य से पृथक किया जा सकता है जो उसने अपने प्राधिकार के भीतर किया है, तो मालिक केवल उस कार्य के लिए आबद्ध होगा जो प्राधिकार के भीतर किया गया है। उदाहरण इलिस्ट्रेशन, किसी अभिकर्ता को एक व्यक्ति के लिए प्रतिभूति देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह 2 अन्य व्यक्तियों को प्रतिभूति भी दे देता है। इन दोनों प्रतिभूतियों को पृथक किया जा सकता है। मालिक केवल एक व्यक्ति की प्रतिभूति के लिए आबद्ध है। लेकिन जहां प्राधिकृत एवं अप्राधिकृत कार्यों को पृथक नहीं किया जा सकता है, वहां मालिक उस संपूर्ण समव्यवहार को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं होगा। धारा 228। उदाहरण इलिस्ट्रेशन, क अपने लिए 500 भेड़ें खरीदने के लिए ख को प्राधिकृत करता है। ख 2000 रुपये की एक राशि में 500 भेड़ें और 200 मेमने खरीद लेता है। क संपूर्ण समव्यवहार का निराकरण कर सकेगा। इसी संदर्भ में धारा 237 में किए गए प्रावधान ध्यान देने योग्य हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जब अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किए हों तब मालिक ऐसे कार्यों से आबद्ध होगा यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे पर व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य इसे विबंधन द्वारा अभिकरण एजेंसी अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर बाय एस्टॉपल भी कहा जाता है। 3 अभिकर्ता को दी गई सूचना या उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी जानकारी का जहां तक मालिक और पर व्यक्ति का संबंध है वही विधिक परिणाम होगा मानो वह मालिक को दी गई या उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई हो, बशर्ते कि यह काबार के अनुक्रम में दी गई या अभिप्राप्त की गई हो। धारा 229। इसका स्पष्ट अभिप्राय ये हुआ कि अभिकर्ता का ज्ञान मालिक का ज्ञान माना जाता है। 2 अभिकर्ता द्वारा मिथ्या व्यपदेशन या कपट का प्रभाव अफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट। धारा 238 के अनुसार जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए कपट, फ्रॉड अथवा दुर्व्यपदेशन मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तब मालिक उसके लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात अभिकरण के काबार में अभिकर्ता द्वारा किए गए कपट अथवा दुर्व्यपदेशन का वही प्रभाव होता है मानो ऐसा कपट या दुर्व्यपदेशन स्वयं मालिक द्वारा ही किया गया हो। लॉर्ड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कम 1912 A.C. 716 के मामले में अपीलार्थी एक विधवा महिला थी। वह अपनी आय से असंतुष्ट थी, अतः उसने प्रत्यर्थी, जो कि सॉलिसिटर्स की एक फर्म थी, से सलाह लेने के लिए गई। वहां उसे एक क्लर्क सैंडल्स मिला जो फर्म का इस प्रकार से कार्य करता था। उसने कपट द्वारा अपीलार्थी से संपत्ति अपने नाम कराने का विलेख्य कहकर लिखा था कि ऐसा करना विक्रय के लिए आवश्यक है। तत्पश्चात उसे बेचकर स्वयं धन ले लिया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध दावा दायर किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मालिक क्लर्क, जो कि अभिकर्ता था, के कपट के लिए दायित्वाधीन है। प्रश्न 7 उपअभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में एक अभिकर्ता को उपअभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? उपअभिकर्ता के कार्यों के लिए अभिकर्ता तथा मालिक के उत्तरदायित्वों की व्याख्या कीजिए। What do you understand by sub-agent? When may an agent validly appoint a sub-agent? Discuss the liabilities of a principal and an agent for the acts of a sub-agent. अथवा एक अभिकर्ता अपने अधिकारों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। इस कथन की व्याख्या करते हुए इसके अपवादों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। Delegatus non potus delegere. Discuss the statement and explain its exceptions with the help of suitable examples. उत्तर उपअभिकर्ता सब एजेंट। विधि का यह एक सामान्य नियम है कि अभिकर्ता अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। Delegatus non potus delegere अर्थात अभिकर्ता ने जिस कार्य को करने का वचन दिया है वह स्वयं उसे ही पूरा करना होता है। इसके लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित नहीं कर सकता। लेकिन किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अभिकर्ता अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकता है और ऐसा प्रतिनिधि मालिक के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह अभिकर्ता। ऐसा प्रतिनिधि उपाभिकर्ता नहीं होकर मालिक का अभिकर्ता ही माना जाएगा। उपाभिकर्ता की नियुक्ति कब की जा सकती है? व्हेन अ सब एजेंट में बी अपॉइंटेड। कोई भी अभिकर्ता सामान्यतः अपने वचनों के पालन के लिए किसी उपाभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इस सामान्य नियम के निम्नांकित अपवाद हैं, अर्थात धारा 190 के अंतर्गत निम्नांकित अवस्थाओं में उपाभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। 1 जहां व्यापार की मामूली रूढ़ियां इसे अनुज्ञा करती हों, एवं 2 जहां अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो। उपअभिकर्ता की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ सब एजेंट। धारा 191 में उपअभिकर्ता की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार उपाभिकर्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो 1 अभिकरण के काबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो एवं 2 मूल अभिकर्ता के नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। A sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency. उदाहरण इलिस्ट्रेशन ग से कुछ फल अन्य राज्यों में विक्रय करने के लिए खरीदता है। रेलवे रसीद में ग का नाम प्रेषक और प्रेषित दोनों में बताया गया। ग ने क को रेलवे रसीद ख को भेजने हेतु लिखा। यहाँ क ख का अभिकर्ता नहीं होकर प्रस्थापित अभिकर्ता होगा। उपअभिकर्ता के कृत्यों के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व लायबिलिटी ऑफ एजेंट फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट अधिनियम की धारा 192 एवं 193 में उपअभिकर्ता के कृत्यों के लिए अभिकर्ता के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। इस उत्तरदायित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
एक, जहां नियुक्ति अधिकार के अंतर्गत की गई हो। जहां कोई अभिकर्ता अपने प्राधिकार के अंतर्गत रहते हुए किसी उपअभिकर्ता की नियुक्ति करता है, वहां वह अभिकर्ता उस उपअभिकर्ता के समस्त कृत्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि उपअभिकर्ता की नियुक्ति करते समय उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उतनी ही सतर्कता का प्रयोग करे जितनी उन परिस्थितियों में एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। उपअभिकर्ता सीधे मालिक के प्रति तभी उत्तरदायी होता है जबकि वह कपट अथवा जानबूझकर किसी दोष का दोषी हो। 2. जहां नियुक्ति बिना अधिकार के की गई हो। जहां कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से उपअभिकर्ता नियुक्त किया जाता है, वहां ऐसा उपअभिकर्ता मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मालिक उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। वह स्वयं मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। एवं ऐसे उपअभिकर्ता के कार्यों के लिए अभिकर्ता मालिक एवं पर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। धारा 193। उपअभिकर्ता के कृत्यों के लिए मालिक का उत्तरदायित्व। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। जहां तक उपअभिकर्ताओं के कृत्यों के लिए मालिक के उत्तरदायित्व का प्रश्न है, इस संबंध में भी दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। 1. यदि किसी उपअभिकर्ता की नियुक्ति अधिकार के अंतर्गत एवं उचित तौर पर की जाती है तो वह उपअभिकर्ता पर व्यक्तियों के साथ मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, अतः मालिक उसके कार्यों के लिए उसी प्रकार आबद्ध और उत्तरदायी होता है मानो वह मालिक द्वारा मूलतः नियुक्त अभिकर्ता हो। इंडियन एयरलाइंस बनाम रेणु गुप्ता AIR 2007 DOC 116 के बाद में इंडियन एयरलाइंस के टिकट अभिकर्ता के माध्यम से बेचे जाते थे। अभिकर्ता के कुछ उपअभिकर्ता भी थे। उड़ान के समय में परिवर्तन की सूचना उपअभिकर्ता के द्वारा ग्राहक उपभोक्ता को नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे लगभग 6-7 घंटे तक प्रतीक्षा करना पड़ा। इसके लिए अभिकर्ता के साथ इंडियन एयरलाइंस को प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी माना गया। 2. लेकिन यदि उपअभिकर्ता की नियुक्ति प्राधिकार के बिना की जाती है तो मालिक उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि विधि की दृष्टि में वह मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता। प्रश्न 7. उन विभिन्न दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें किसी अभिकरण का पर्यवसान अथवा समापन हो जाता है। Discuss the various circumstances in which an agency may be terminated. उत्तर: अभिकरण का पर्यवसान, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। इस बारे में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 201 से 207 तक में प्रावधान किया गया है। धारा 201 में उन विभिन्न दशाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें किसी अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। धारा 201 के अनुसार अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसिंहरण से या अभिकर्ता द्वारा अधिकरण के काबार के त्यजन से या अभिकरण के काबार के पूरे हो जाने से या मालिक के अथवा अभिकर्ता के मर जाने या विकृचित हो जाने से या मालिक के किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने से हो जाता है। जिन दशाओं का उल्लेख धारा 201 में किया गया है वे अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। इनके अतिरिक्त अन्य आधार पर भी अभिकरण का पर्यवसान हो सकता है और ऐसे आधार प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जिन परिस्थितियों में अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है वे निम्नलिखित हैं। 1. मालिक द्वारा अपने प्राधिकार का प्रतिसिंहरण कर लेने पर बाय रेविकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। धारा 203 के अनुसार जब तक अभिकरण का सृजन किसी निश्चित अवधि तक के लिए नहीं किया गया हो, मालिक अपनी इच्छा से अभिकर्ता के अधिकार का कभी भी प्रतिसिंहरण रेविकेशन कर सकता है। ऐसे प्रतिसिंहरण से अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसिंहरण उस समय तक कभी भी कर सकता है जब तक कि अभिकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं कर लेता जिससे कि मालिक आबद्ध हो जाए। जहां अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का इस प्रकार भागतः प्रयोग कर लिया हो कि उससे मालिक आबद्ध हो जाए तो मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसिंहरण नहीं कर सकता। धारा 204. यदि एक निर्धारित समयावधि के पूर्व मालिक अपने प्राधिकार का प्रतिसिंहरण कर देता है या अभिकर्ता स्वयं अपने प्राधिकार का त्यजन कर देता है तो वे यथास्थिति एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने के लिए आबद्ध होंगे। धारा 205. प्रतिसिंहरण या त्यजन की सूचना नोटिस ऑफ रेविकेशन। धारा 206 के अनुसार जहां किसी अभिकरण के लिए समय निर्धारित नहीं हो वहां अभिकरण के प्रतिसिंहरण या उसके त्यजन के लिए युक्तियुक्त सूचना दी जानी आवश्यक है। युक्तियुक्त सूचना देकर ऐसे किसी अभिकरण का पर्यवसान किया जा सकता है जिसकी कालावधि के बारे में कोई संविदा नहीं की गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकार का प्रतिसिंहरण अथवा त्यजन अभिव्यक्त अथवा विवक्षित एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकेगा। धारा 207. 2. अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार का त्यजन कर देने पर प्रोनंसिएशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय एजेंट। धारा 206 के अनुसार जिस प्रकार मालिक अभिकर्ता से कभी भी अपने अधिकार को वापस ले सकता है, उसी प्रकार अभिकर्ता भी कभी भी अभिकरण के कारोबार को त्याग सकता है और ऐसे त्याग देने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। 3. अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने पर कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी। जिस कारोबार के लिए अभिकरण का सृजन किया गया है उसके पूरा हो जाने पर अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। किसी माल के विक्रय के लिए अभिकर्ता के अभिकरण का पर्यवसान माल का विक्रय हो जाने से ही नहीं हो जाता है, अपितु वह तब तक चालू रहता है जब तक कि अभिकर्ता मालिक के लिए उसके लेखे प्राप्त समस्त राशियों का संदाय नहीं कर देता। 4. मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर डेथ ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट। धारा 201 के अनुसार मालिक अथवा अभिकर्ता में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। आर. संध्या रानी बनाम एम. मिलारपा AIR 2008 NOC
114 कर्नाटक के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पावर ऑफ एटॉर्नी के निष्पादन के पश्चात स्वामी की मृत्यु हो जाने पर पावर ऑफ एटॉर्नी धारक को दिए गए अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। पावर ऑफ एटॉर्नी के आधार पर अभिकर्ता माल का विक्रय आदि नहीं कर सकता। 5. मालिक या अभिकर्ता के विकृतचित हो जाने पर इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट धारा 201 के अनुसार मालिक या अभिकर्ता में से किसी के विकृतचित हो जाने पर भी अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। 6. मालिक के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने पर इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल धारा 201 के अनुसार मालिक के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने पर भी अभिकरण का अंत हो जाता है। प्रश्न 7. उन प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए जिनके अंतर्गत अभिकरण समाप्त नहीं होता। निर्णीत वादों का भी उल्लेख कीजिए। Elaborate those provisions under which an agency is not terminated. Refer to decided cases also. उत्तर अभिकरण का अंत न होने से संबंधित संविदा अधिनियम के प्रावधान 1. मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसिंहरण उस प्राधिकार के भागतः प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता जहां तक कि उस अभिकरण में पहले ही किए गए कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्यताओं का संबंध हो। संविदा अधिनियम की धारा 204। दृष्टांत क को प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले और क जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठें अपने नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी हो जाता है। जहां तक कि उस रुई के लिए संदाय करने का संबंध है ख के प्राधिकार का प्रतिसिंहरण का नहीं कर सकता। सुभद्रा बनाम एम नरसिंह मोथी AIR 2012 कर्नाटक 19 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि अटॉर्नी की शक्ति बिना प्रतिफल के समाप्त कर दी गई है तथा अटॉर्नी के द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान भी नहीं किया गया है तो अटॉर्नी की शक्ति की समाप्ति का कृत्य विधि में शून्य होगा। 2. संविदा अधिनियम की धारा 222 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अभिकर्ता का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हों। दृष्टांत कलकत्ते के क के अनुदेशों के अधीन ग को कुछ माल परिधान करने के दृष्टांत कलकत्ते लिए ग से ख सिंगापुर में संविदा करता है। ख को क माल नहीं भेजता और ग संविदा भन के लिए ख पर वाद लाता है। क को क वाद की इत्तिला देता है और क उसे वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है। ख वाद में प्रतिरक्षा करता है और नुकसानी तथा खर्च देने के लिए विवश किया जाता है और वह व्यय उपगत करता है। क ऐसी नुकसानी खर्ची और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है। धारा 222 में दिया गया नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि जबकि अभिकर्ता ने मालिक की तरफ से आंशिक रूप से अपने प्राधिकार का प्रयोग किया है और उसने मालिक की तरफ से दायित्व व जिम्मेदारियां उठाया है तो मालिक उसके प्राधिकार को वापस करके ऐसे दायित्व और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए विवश नहीं कर सकता। 3. संविदा अधिनियम की धारा 202 के अनुसार जहां की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है अभिकर्ता का अपना हित है वहां अभिकरण का अंत अभिव्यक्त संविदा के अभाव में ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दृष्टांत ख को क की भूमि बेचने और क द्वारा उसे शोध्य ऋणों को उस विक्रय के आगमों से चुका लेने का अधिकार देता है। क इस प्राधिकार को प्रतिसिंहृत नहीं कर सकता और न क की उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है। स्मार्ट बनाम सैंडर्स 18845 B 895 के वाद में वादी ने प्रतिवादी को अनाज के दलाल के रूप में कुछ गेहूं बेचने के लिए नियोजित किया था। वादी ने प्रतिवादी से 3000 पाउंड अग्रिम राशि के रूप में ले ली। तत्पश्चात उन्होंने प्रतिवादी से गेहूं न बेचने को कहा परंतु प्रतिवादी ने अग्रिम रकम वसूल करने के लिए गेहूं बेच दिया। इस वाद में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उक्त अभिकरण में उसका हित जुड़ा था अतः उसका प्रतिसिंहरण नहीं हो सकता था। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया परंतु श्रीमती नागर सुशीला नायक बनाम द हेडक्वार्टर सब रजिस्ट्रार AIR 1976 कर्नाटक 126 के वाद में याचिकादाता जो होटल का स्वामी था ने सेंट्रल बैंक से 1,50,000 रुपए के ऋण हेतु बैंक के पक्ष में अपनी संपत्ति के लिए प्रतिसिंहरण न होने वाली एटॉर्नी की सामान्य शक्ति निष्पादित कर दी। उक्त शक्ति के अंतर्गत संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार भी था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्योंकि उक्त निष्पादन द्वारा बैंक के पक्ष में संपत्ति का हित स्पष्ट रूप में था अतः याचिकाकर्ता उसे एकाकी रूप में प्रतिसिंहरण करने का अधिकारी नहीं था।